हेलो, वेलकम टू नेटजन फाउंडेशन अगेन। मैं योगेश अग्रवाल एक बार फिर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कुछ आगे के फंडामेंटल्स लेने के लिए आज उपस्थित हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। कल जो हमने पढ़ा था, हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स पढ़ रहे थे। उसमें इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमने डिफरेंट तरीके सीखे थे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के बारे में हमने सीखा था। तो आज हम उसके आगे का काम शुरू कर सकते हैं। जैसे कल मैंने आपको एक व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में भी बताया था, तो उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना ये सब बताया था। तो आज हम उसके आगे की कार्यवाही शुरू करेंगे। पहले एक क्वेश्चन करते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज पे। क्वेश्चन, और ये है आपका फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, टेन वोल्ट, 6 ओम, 4 ओम, 4 ओम, 2 ओम, 3 ओम। फाइंड आर इक्विवेलेंट एंड आई। फाइंड कीजिए आर इक्विवेलेंट और करंट आई इन द सर्किट। आप देखो, ये भी एक व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह काम करता है। दिस अपॉन दिस, 4/2, ये देखो 4/2 इज इक्वल टू 6/3 है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज है। तो इसको हम गायब कर सकते हैं। यही बताया था ना कल मैंने कि अगर रेशियो इन दोनों का और इन दोनों का इक्वल है तो बीच में का जो रेसिस्टेंस होता है उसको वो एलिमिनेट कर सकते हैं, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता है। और अब सिंपल बन गया। अब आर इक्विवेलेंट कितना आ गया देखिए। आर इक्विवेलेंट, ये दोनों सीरीज में है, तो 4 और 2 6 ओम। ये दोनों सीरीज में है, 9 ओम। और फिर दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। तो आर इक्विवेलेंट कैसे आ गया? 6 × 9, 6 + 9, इट बिकम 16। 6 × 9 54, ठीक है। और 9 + 6 इज 15। 18/5 ये हो गया इसका ओम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। राइट। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसी सर्किट का पता है, वोल्टेज दिया है तो करंट तो निकल ही आएगा। तो करंट आ गया I इक्वल टू V/R इक्विवेलेंट। वोल्टेज है 10 वोल्ट डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 18/5। ऊपर जाएगा तो 50/18, 25/9 एम्पियर। दिस मच करंट विल फ्लो इन द सर्किट। तो आर इक्विवेलेंट यहाँ पे कितना आएगा हमारा आंसर? 18/5 ओम, और करंट इज 25/9 एम्पियर। नोट कर लीजिए। And now
वी विल टेक वन अनदर थिंग, एक अगला फंडामेंटल लेके चलेंगे हम, जरा ध्यान से देखिए। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा वो क्या था, देखिए ये कोई रेसिस्टर है, हमने ये स्विच लगाया, ये बैटरी है, बैटरी का वोल्टेज V, ये प्लस माइनस, स्विच S, रेजिस्टेंस R। अब जैसे ही इस सर्किट डायग्राम, ये सर्किट हमारे सामने है, इसमें हम स्विच S को क्लोज करेंगे, सो करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग, करंट फ्लो होने लगेगा और ये करंट इस तरीके से फ्लो होगा, जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, क्या होता है हमारे घरों में, क्या होता है जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, फैन मूव करना शुरू कर देता है, बल्ब जलना शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी चलना शुरू हो जाती है। जो भी हम इलेक्ट्रिकल कोई अप्लायंस यूज करना चाहते हैं, वो एप्लीकेशन, जो इंस्ट्रूमेंट, वो काम करने लगता है, जिसका जैसा काम है वो करता है। टीवी चला दिया, एंटरटेनमेंट हो रहा है, एसी चला दिया, हमें हवा आने लगती है, ठंडी हवा आने लगती है, सारा वातावरण ठंडा हो जाता है। हमने फैन चला दिया, हवा आती है, बल्ब जला दिया, लाइट आती है। तो जितने भी जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं अपना अपना काम करते हैं, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं, देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी is converted into light energy into wind energy, या उसको हम मैकेनिकल एनर्जी कह सकते हैं, फैन मूव कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी। हमने टीवी या कोई ऑडियो लगा दिया तो साउंड एनर्जी। अब अलग अलग एप्लीकेशन इसके इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं, एनर्जी कन्वर्जन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रहनी चाहिए कि अगर हम बल्ब ना लगाएं, बल्ब लगा हुआ था ना यहाँ, वो नहीं लगाते, फैन लगा हुआ था ना, उसको नहीं लगाएं, साउंड के लिए हमने स्पीकर कोई लगाए हुए हैं, इसको भी नहीं लगाया, हमने कुछ नहीं लगाया इनमें से, सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ओनली रेजिस्टेंस। यानी हमने कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाया किसी सर्किट में, और उसमें हमने सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस लगाया, ना तो बल्ब लगाया तो लाइट नहीं आएगी, फैन नहीं लगाया हवा नहीं आएगी, मैकेनिकल एनर्जी नहीं डेवलप होगी, स्पीकर नहीं लगाए जो साउंड नहीं आएगी। इस तरीके की कोई इंस्ट्रूमेंट हमने नहीं लगाया, तो फिर इस तरीके की कोई एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो रही, सिर्फ रेजिस्टेंस लगाया, ओनली रेजिस्टर, ओनली रेजिस्टेंस। देखो ना, इस टाइप का एक रेजिस्टेंस लगाया, तो ये एनर्जी कहाँ जाएगी। इन सब में तो क्या हो रहा था, बल्ब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज हो रही थी, इसमें फैन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज हो रही थी, स्पीकर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होकर ये सब मिल रहे थे। तो यहाँ क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंटिन्यूअसली सप्लाई होती जा रही है, वो जाएगी कहाँ, उसका यूज क्या होगा। तो जब कुछ यूज नहीं हो पाता उसका, ये रेजिस्टर जैसी चीज लगी हुई है जिसमें कोई मैकेनिकल एनर्जी की जरूरत नहीं है, लाइट प्रोड्यूस नहीं हो सकती, आवाज नहीं आ सकती, साउंड नहीं आ सकती, तो अब करें क्या, इसका एनर्जी का क्या होगा। अगर ऐसा है, इफ ओनली रेजिस्टेंस, देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कुछ है यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, ये हमको हीट बाहर निकलने लगेगी, हीट। और इस हीट का भी हम लोगों ने यूज किया, हम वी ऑल ह्यूमन, हम साइंटिस्ट लोग बहुत सारे, उन्होंने हर चीज का यूज करना सीखा। हमने जब कुछ नहीं हो पा रहा था तो हीट का भी यूज करना सीखा। हम आपने देखा होगा घरों में गीजर लगे होते हैं पानी गर्म करने के लिए, वहां उसमें क्या है अंदर, इसका मतलब सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक कॉइल लगी हुई है। आपने हीटर देखा होगा, सिर्फ कॉइल लगी हुई है। टोस्टर देखा होगा घरों में, टोस्टर, हम ब्रेड को भून के टोस्ट बनाते, तो उसके एक मशीन रहती है, उसके अंदर भी कॉइल लगी रहती है, ओवन में भी कॉइल लगी रहती है। जो कुछ भी हीट प्रोड्यूस करने वाले
इंस्ट्रूमेंट हैं, दे ऑल आर यूजिंग only resistive circuit, only resistance, and this effect of electricity is called as heating effect of electricity. इसको क्या बोलते हैं हम? heating effect of electricity, right? वो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, heating effect of electricity. Your new heading is heating effect of electricity. तो इसमें मैं इसको लिख देता हूँ, ये क्या होता है? When we use only resistances in an electrical circuit या in an electric circuit, then the electrical energy supplied by the source क्या होता है? बैटरी हो सकती है, जनरेटर हो सकता है, जो कुछ भी है. The electrical energy supplied by the source is converted into heat energy by resistor, and this effect is called as heating effect of electricity. Heating effect of electricity. Heating effect of electricity. एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके? गीजर, हीटर, टोस्टर, आयरन, ईटीसी. जो भी घरों में हीट प्रोड्यूस करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, दे ऑल आर यूजिंग दिस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नोट कर लीजिए इसको. अब देखते हैं सर्किट कैसा होता है. अब बैटरी वी, इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम इस स्विच को क्लोज करेंगे तो इस रेसिस्टर में और कुछ तो है नहीं ना, ये तो एमीटर है, ये तो करंट नापने का काम करता है सिर्फ, कि इस पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर करता है ये एमीटर. तो ये तो कुछ नहीं यूज करता, तो करंट ऐसे फ्लो होगा. तो रेसिस्टर जो आर है इसके अक्रॉस वोल्टेज वी है, ये जो बैटरी का वोल्टेज वी है वो इस रेसिस्टर के अक्रॉस रहता है. और हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कुछ ना कुछ एक फॉर्मूला पढ़ा था, पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था? वर्क डन. तो जब करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो का मतलब क्या हुआ कि इस सर्किट में कुछ
चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ पे। करंट मतलब क्या, करंट का मतलब क्या, करंट मीन्स Q charges are flowing। तो Q चार्जेस को यहां से लेके यहां तक लाने के लिए या इस पूरे सर्किट में घुमाने के लिए जो वर्क किया जाता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, here Q charges are flowing through the resistor R, through the resistor R। Q charges are flowing through the resistor R for time t, so work done per unit time, work done per unit charge, sorry, per unit charge is called potential difference। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। तो V इक्वल टू W अपॉन Q, ये फॉर्मूला हमने पहले ही पढ़े वाला है। तो इसका मतलब ये वर्क डन मतलब क्या होता है आपको पहले ही पता है। दिस वर्क डन, स्टार बना के लिख रहा हूं मैं, दिस वर्क डन is the energy supplied by the battery। This work done is the energy supplied by the battery, so electrical energy E, E is equal to work done W is equal to V into Q। तो एनर्जी, कैसी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल, इज E is equal to V into Q। तो मैं कहना क्या चाहता हूं इससे कि जब हम किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस लगा के जब उसके अंदर करंट फ्लो करवाते हैं तो करंट फ्लो होता है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V की वजह से, जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, और उसकी वजह से जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं उनको चार्ज को फ्लो करवाने के लिए कोई तो भी काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, और दिस वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इस सर्किट में है वो कितनी है, जितना वर्क किया गया, वर्क किया गया V इंटू क्यू, देखो ना वर्क इज V इंटू क्यू। तो V इंटू क्यू इज द एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल, राइट। जो बैटरी है उसने इस सर्किट में V इंटू क्यू इतना वर्क किया, वर्क किया मतलब एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी इज द सेम थिंग। हमने 9th में वर्क एनर्जी एंड पावर ये चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें पढ़ा था एनर्जी का भी यूनिट जूल है, वर्क का यूनिट भी जूल है। इसका मतलब दोनों दोनों जी जो है वो एक ही बात है, एनर्जी इज वर्क, वर्क इज एनर्जी। तो हम क्या सकते हैं, इस सर्किट में बैटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी V इंटू क्यू सप्लाई करती है रेजिस्टेंस R में, और वही एनर्जी ना हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसके बाद में आप लोग इसके नीचे नोट करना ये। सो E इक्वल टू V इंटू क्यू, दिस एनर्जी, दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी is converted into heat through resistor। ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो फाइनली हम लिख देते हैं हीट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू V इंटू
नोट कर लीजिए। अब जरा इसको दोबारा देखते हैं। हीट इक्वल टू ई इक्वल टू वी इंटू क्यू, ये इक्वेशन 1। अब देखो आप जानते हो ना V इक्वल टू आई आर, वी नो दैट, एंड Q इक्वल टू आई टी जानते हो, I इंटू टी। आपको पता है ना I क्या था, चार्ज इज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज I, ऐसा तो पढ़ा था ना, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी पढ़ा था ना स्टार्टिंग में। तो फिर Q क्या है, I इंटू टी, तो वही मैंने लिखा है, ये हम जानते हैं। हेंस हीट H इज इक्वल टू V की जगह पर हम आई आर लिख दें, Q की जगह पर आई टी लिख दें, तो क्या आ गया, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जिसका सिर्फ जिसमें रेजिस्टेंस लगे हो, या फिर किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कुछ भी क्यों ना लगा हो, कोई अगर एक रेजिस्टेंस आर लगाए तो उसमें कितनी हीट प्रोड्यूस होगी वो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। उसके अंदर फ्लो होने वाला करंट और कितनी देर तक फ्लो करवाया, कितने टाइम तक फ्लो करवाया, इन सब के कॉम्बिनेशन से हीट प्रोड्यूस निकलती है। तो मैं नीचे लिख देता हूं, हेंस heat produced in a electric circuit can be calculated by the formula H equal to I square RT. This is called Joule's law of heating. Joule's law of heating कहते हैं इस लॉ को। So your next heading is Joule's law of heating। वैसे तो हम समझ ही गए Joule's law of heating क्या है, लेकिन उसको अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए डिफाइन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग या फिर एक्सप्लेन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो हम क्या लिखेंगे वो मैं आपको सामने बताता हूँ। वैसे तो इतना भी लिखे तो चल जाएगा, लेकिन फिर भी उसका वे अलग है। देखिए, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, ये मैं इसको लिखता हूं, आप देखते देखते भी समझ सकते हो इसको। देखो, अकॉर्डिंग टू मिस्टर जूल, इफ आई करंट फ्लोज in any resistance R for time t, then क्या होगा, देखो, नंबर 1, heat produced will be directly proportional to the square of the current, square of electric current flows। तो एक नंबर ये बात हो गई कि हीट कितनी प्रोड्यूस होगी उस रेजिस्टर आर में, वो
बात पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द करंट के, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सो एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर 1। राइट, समझ में आ गया आपको? जूल साहब ने क्या बताया कि अगर कोई ऐसा सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है और उसमें करंट आई फ्लो हो रही है, और अगर करंट आई रेजिस्टर आर में टाइम टी के लिए फ्लो होती है सपोज, तो हीट प्रोड्यूस इज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। डायरेक्टली करंट के नहीं, स्क्वायर ऑफ द करंट। राइट। दूसरी बात क्या बताई जूल साहब ने? ऑल्सो heat produced will be directly proportional to the resistor R। R के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो हम लिख सकते हैं H इज प्रोपोर्शनल टू R। ये हो गई पॉइंट नंबर 2। एंड थर्ड पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, देखिए कि कितने टाइम तक प्रोड्यूस करवाया, कितने टाइम तक फ्लो करवाया करंट हमने, उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तीसरी बात लिख देते हैं, एंड हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू directly proportional to the time t for which current flows in a resistor। current flows, तो क्या हो गया, h is directly proportional to time। ये तीसरी बात। तो इन तीनों को एक साथ अगर क्लब करें तो क्या मिलेगा? सो बाय 1, 2 and 3 we get h is directly proportional to I square into R into T। ये तीनों को एक साथ रख दिया, आई स्क्वायर आर और टी। हम अभी देख ही चुके हैं ना वैसे तो फॉर्मूला हीट का, आई स्क्वायर आर टी, तो वही चीज है ये। हेंस एच इज इक्वल टू के आई स्क्वायर आर टी। ये तो हमको पता ही है, जैसे ही हम कोई प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमें कोई कांस्टेंट के लगाना पड़ता है। के इज ए कांस्टेंट, सो इफ के इक्वल टू 1 ले लें के की वैल्यू, देन एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसे कहते हैं जूल्स, इट इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। नोट कर लीजिए। यूनिट क्या होगा इसका? यूनिट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। स्टूडेंट यूनिट को ना निकालना नहीं, याद नहीं करना पड़ता, हमें हमेशा उसका ध्यान रहना चाहिए। फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और वैसे भी। यहाँ पे देखो हीट क्या है, हीट इज ए वन फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी तो है, इट इज ए फॉर्म ऑफ
एनर्जी। तो जो एनर्जी का यूनिट वो हीट का यूनिट, राइट। तो लिख सकते हैं यहाँ पे एज हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, so it has the same unit as energy, hence unit of heat is joule, J। इसका एक यूनिट और है, जैसे हम इसको वैसा ही यूनिट मान लेते हैं तो इसका सीजीएस यूनिट भी होता है। तो सीजीएस यूनिट ये ऐसा ही है, इक्वल टू कैलोरी, शॉर्ट में कैल कह देते हैं इसको। और इसका एक हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है कन्वर्जन का, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल, यानी कैलोरी इज द बिगर फॉर्मूला, बिगर यूनिट देन जूल, क्योंकि 4.18 जूल मिलके 1 कैलोरी बनाते हैं। इसको 4.2 भी कह देते हैं कई बार, सो आप नोट कर लीजिए इसको भी। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इफ ए बल्ब कंज्यूम्स, if a bulb, ये consumes नहीं, the resistance has the resistance of 1000 ohm and if a current of 2 ampere flows for 1 minute, then what is the heat produced by bulb? बल्ब कितनी हीट प्रोड्यूस करता है? वैसे तो बल्ब का एक मेन एप्लीकेशन है लाइट देना, लेकिन आपने देखा होगा आज के जमाने में बल्ब दिखते नहीं है। पहले बल्ब एक थोड़ा हल्का ऑरेंज कलर की जो लाइट देते थे या रेड कलर की जो लाइट देते थे वैसे बल्ब होते थे। अब आजकल यूज नहीं होते क्योंकि उसमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है। लाइट तो जो मिलती है सो मिलती है, लेकिन हीट में भी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है हमारी। आपने देखा होगा अभी बल्ब था, उसको कभी निकालना है, चालू बल्ब है तो उसको हैंकी वगैरह लेके किसी कपड़े को लेके ही निकालते थे, इतना हीट हो जाता था वो। तो खैर हीट प्रोड्यूस कितना है, लाइट कितनी प्रोड्यूस हो रही है वो तो बाद की बात है, हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही है वो देखना है हमें। तो देखते हैं सॉल्यूशन में। रेजिस्टेंस बल्ब का दिया हुआ है 1000 ओम, करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर 2 एम्पियर, टाइम लग गया इसको 1 मिनट, तो हीट प्रोड्यूस्ड इज आई स्क्वायर आर टी। अब यहाँ पे टाइम सेकंड में रखा जाना चाहिए, लेकिन ये मिनट है इसलिए मैं इसको कन्वर्ट कर ले रहा हूँ सेकंड में। अब कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हीट प्रोड्यूस कितना आ गया, आई स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इंटू आर का मतलब 1000 टाइम टी का मतलब 60, 4 इंटू 60,000 24, इतने जूल हीट प्रोड्यूस होगी। नोट कर लीजिए।
एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ ए हीटर is connected with 220 volt source and 220 volt source, and if 5 ampere current flows for 1 hour, then how much heat will it produce? How much heat will it produce? कैलकुलेट करिए। देखिए, वोल्टेज सोर्स 220 वोल्ट से कनेक्ट किया जा रहा है, इसको करंट फ्लो हो रहा है इसके 5 एम्पियर, और टाइम है 1 आवर, दैट इज 60 मिनट, दैट इज 60 इंटू 60 सेकेंड। सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे पास हीट का फॉर्मूला क्या है, देखो, आई स्क्वायर आर टी। अब आई है, आर नहीं है लेकिन, तो देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आई इंटू आई आर टी। आई को आई इंटू आई कर लिया आई स्क्वायर की जगह पर, और आई आर क्या होता है, वी इक्वल टू आई आर, तो हम इसकी जगह वी लिख देंगे, आई वी टी। आई कितना फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 220 वोल्ट, टाइम कितना है, 6 6 जा 36, तो इस सबको मल्टीप्लाई करके जो आएगा उतना जूल। 1 2 3, इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख लेना जो भी आंसर आएगा। जो आएगा वो कितना जूल होगा, क्योंकि हीट एनर्जी इज इन जूल। तो ये सीखना वैसे भी हमारे लिए अच्छा है, हम बड़े हो रहे हैं और घरों में हीट एनर्जी का तो यूज हमेशा होता रहता है, हम बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। तो आप उसमें एक बात और देखिए, जब हम कभी मार्केट में कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट खरीदने जाते हैं, तो जो सेल्समैन है ना, वो हमको कुछ ना कुछ बताते रहता है, साहब ये ले लो वो ले लो। तो हम ये कैसे आइडिया लगाएं कि कौन सा लेना हमारे लिए अच्छा रहेगा, तो इसके लिए हमें एक नया टर्म सीखना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पावर, राइट। सो योर हेडिंग इज इलेक्ट्रिक पावर, क्योंकि वो जो हमें बताता है ना, इसकी पावर ज्यादा है इसकी पावर कम है, तो पावर कम या ज्यादा, जैसे मिक्सर खरीदने गए तो वो बताएगा ये मिक्सर है 500 वाट का है और ये है मिक्सर 1000 वाट का है, तो हम सोचेंगे ना हमें कौन सा लेना चाहिए। दोनों भी मिक्सर से हमें काम तो एक ही करना है, पीसनी तो चटनी है उसकी, पीसने तो कुछ ना कुछ है ही उसके अंदर। तो वो 500 वाले से भी, 500 वाट वाले से भी होने वाला है काम हमारा, और 1000 वाट वाले से भी होने वाला है। तो फिर 500 वाट की अगर मान लो 1000 रुपए की है, तो 1000 वाट की 3000 रुपए की क्यों ले। लोग तो ये कहते हैं भाई वो महंगी है वो ज्यादा अच्छी होगी, महंगा, इसलिए हमें टेक्निकली ये बात समझनी चाहिए, महंगा मतलब क्या और पावर मतलब क्या। सो योर हेडिंग इज इलेक्ट्रिक पावर। ये अब तक था इलेक्ट्रिक एनर्जी, लेकिन अब क्या है, इलेक्ट्रिक पावर। तो वैसे तो उतना टाइम नहीं है अभी मेरे पास में कि मैं आपको पूरी तरीके से पावर को एक्सप्लेन कर सकूं,
क्योंकि हमने ये तय किया था कि हम अपने जो वीडियो की लेंथ है वो 40 से 45 मिनट तक की रखेंगे। एक तो इसमें चूंकि बहुत सारे बड़ी साइज की फाइल बनती है तो अपलोड करना भी थोड़ा हार्ड जाता है, और दूसरा आप लोगों को देखने में भी ज़्यादा टाइम लगता है फिर आपके कई सारे लेक्चर होते हैं, फिर स्कूल की भी कुछ पढ़ाई होती है, तो वो सब की वजह से हमने थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश की थी। थोड़ा सा देखते हैं बस इलेक्ट्रिक पावर मतलब क्या। तो आपको पता है क्या, हमने स्टार्टिंग में आपने वर्क एनर्जी और पावर एक चैप्टर पढ़ा था, वर्क एनर्जी पावर। तो इसमें भी पावर हमने पढ़ा था। वो क्या पावर था, वो पावर क्या था, देखो वो पावर वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये हमने पढ़ा था पावर में, कि कितना वर्क पर यूनिट टाइम किया जाएगा, दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज पावर। तो यहाँ पे भी हम यही चीज को यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक पावर मतलब क्या है, बस पावर के आगे इलेक्ट्रिक लग गया तो हम उसको लगा देंगे। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, तो इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक पावर इट कैन बी डिफाइंड एज, it can be defined as the electrical work done per unit time, the electrical work done per unit time. So electric power is equal to electric work done per unit time. अच्छा, कुछ बच्चे ऐसा नहीं करना कि अब सब जगह इलेक्ट्रिक लगाना है, तो इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट इलेक्ट्रिकल टाइम, ऐसा नहीं कर सकते। टाइम टाइम रहता है, उसमें कोई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल नहीं होता। सो अगर इसको हम सिर्फ P का नाम दें, सो P इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन W अपॉन T, ये भी लिख सकते। एंड ऑल्सो वर्क डन इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, हेंस हम ये भी लिख सकते पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। दोनों ही प्रकार से ये हम नोट कर सकते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए। कल फिर मिलेंगे और इसके बारे में सारी बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।